अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं दश्ते जुनू किस्त नंबर 76। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। शब्बीर दुरानी इस तरह बेहिस हरकत हो गया था जैसे इस पर सख्ता तारी हो गया हो। वो पलक झपके बगैर नायला की तरफ देख रहा था। इसके चेहरे पर खौफ की धुन और आंखों में वहशत थी। तुम बिलाखिर इसके हलक से फंसी फंसी आवाज निकली और वो दोनों कोहनियां सोफे पर टिकाकर उठने की कोशिश करने लगा। आराम से पड़े रहो, नायला दुरानी के हलक से गुर्राहट से निकली। इसके साथ ही से राइफल की नाल इसके सीने पर रखकर इसे हल्का सा झटका दिया। डर गए मुझे देखकर, उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए बोली, तुम तो मेरी मौत का सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया था, लेकिन तुम कागज के इस टुकड़े से फायदा ना उठा सके, क्योंकि इस घिनौनी साजिशों के जाल के फंदे टूट रहे थे। मेरी तरफ गौर से देखो, मैं कोई बदरू नहीं, जिंदा हूँ। और अब तुम्हारे हिसाब का वक्त आ गया है। यकीन करो, मैं तुमसे अपनी एक एक तस्वीर का हिसाब लूंगी और इसके बाद अगर तुमसे कुछ बचा तो तुम्हें कानून के हवाले कर दिया जाएगा, ताकि कानून तुमसे इन बेरहम लोगों का हिसाब ले सके जो तुम्हारी हवस और जुल्म सितम का शिकार हो चुके हैं। तुमने तो उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने तुम्हारी खातिर अपने हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए उन्होंने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, मगर जब इन्हें तहफ़्फ़ुज़ और पनाह की ज़रूरत महसूस हुई तो तुमने इन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। सूबा खान और मौजूदार के नाम तो मैं जानती हूँ, इसके अलावा और कितने हैं जिनके खिदमात का सिला तुमने मौत की सूरत में दिया। दूसरों के बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन मौजूदार का भाई तुमसे इंतकाम लेने के लिए यहाँ मौजूद है। अपने भाई के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए एक लंबा सफ़र करके आया है। एक मरतबा तुम इसे धोखा देकर भाग चुके हो, लेकिन अब वो धोखा नहीं खाएगा। देखो नायला, शब्बीर दुरानी एक बार फिर कोनों के बल किसी कदर ऊपर हो गया। जहाँ तक दूसरे लोगों का ताल्लुक है तो इनमें से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तुम, वो जोश से इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हारे और मेरे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो हमारा खानदानी मामला है। तुम मेरी कज़न हो, हमें अपने खानदानी मामलात इस तरह दूसरों के सामने नहीं लाने चाहिए। पहले बहुत रुसवाई हो चुकी है। तुम चाहो तो हमारे तमाम इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं, हम मज़ीद रुसवाई से बच सकते हैं। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हम मज़ीद तमाशा बनने के बजाय यहाँ से निकल चलें? तुम्हारे साथ जो ज़्यादती हुई मैं इसकी तलाफ़ी करूँगा। मेरी बात मान लो मेरी बहन। बहन? नायला ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। मैं तुम्हारी बहन कैसे हो गई? इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, मैं तो एक हसीन खिलौना हूँ जिसे तुम खेलना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे हाथ ना आ सकी। मेरे बाप की छोड़ी हुई करोड़ों की जायदाद तक पहुँचने का वो जीना थी जिसे तुम तय न कर सके। हवस और ज़रपरस्ती के रास्ते की चट्टान थी जिसे तुम सर न कर सके। मैं तुम्हारे लिए और तो सब कुछ थी, लेकिन बहन कभी नहीं थी। नहीं नायला, शब्बीर दुरानी बोला, खून के रिश्ते कभी नहीं टूट सकते। तुम कल भी मेरी बहन थी और आज भी हो। बहन? नायला ने से घूरते हुए कहा। इसी बहन को चित करने के लिए तुमने पूरे जिले की पुलिस मेरे पीछे लगा दी। इसे कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में फंसाने के लिए राशि पुलिस अफसरों को तुमने लंबी लंबी रिश्वतें पेश की। शहर भर के गुंडे और बदमाश अपनी बहन के पीछे लगा दिए। उन्हें इस बात की इजाज़त दे दी कि जहाँ भी मिलो मेरी इज्जत पामेल कर दी जाए और मेरी लाश किसी वीराने में फेंक दी जाए। अजीब बेगैरत भाई हो गए, बहन के सर से दुपट्टा उतार लिया और इसे सरेआम बरहना करने की कोशिश करते रहे, जिसे मरवाने के लिए तुमने सूबा खान जैसे बेगैरत और बेज़मीर पुलिस अफसर को 5 लाख रुपए रिश्वत दिए। तुमने अपनी इस बहन को जलील और रुसवा करने और मरवाने के लिए क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए, और अब तुम्हें खून के रिश्ते और बहन की याद आई है। मैं तो सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन उन लोगों को नहीं भूल सकती जिनके घर तुमने उजाड़े हैं। मैं कैसे भूल जाऊँ उन लोगों को जिनके चेहरे आज भी मेरी निगाहों के सामने घूम रहे हैं, जिनके जिस्म तुमने छलनी करवा दिए, जिनके घरों में जिंदा जला दिया। तुम्हारा ताज़ा तरीन शिकार वो मासूम और बेगुनाह हिंदू लड़की है जो तुम्हारी हवस की भेंट चढ़ गई। मैंने इस हिंदू लड़की को नहीं देखा, लेकिन मुझे मालूम है कि वो बहुत मासूम होगी। नहीं शब्बीर दुरानी, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें माफ़ किया जा सके। तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो। ऐसे दरिंदे जिनके मुंह को खून लग चुका है और किसी खूनी दरिंदे को आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। तुम जज्बात से मखलूब हो रही हो नायला, शब्बीर दुरानी ने कहा। ये राइफल हटा लो और बैठ जाओ, हम इत्मीनान से बैठकर ये मसला हल कर सकते हैं। यकीन करो, मैंने कभी भी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में संजीदगी से नहीं सोचा। मैं तो सिर्फ तुम्हें मरूक करना चाहता था। कत्ल और गारत में मेरा कोई हाथ नहीं। ये सब कुछ मौजूदार करता रहा, वही करता रहा, लेकिन तुम्हारे हुक्म पर। नायला ने जवाब दिया। और जब तुम्हें ये खतरा पैदा हो गया कि वो पकड़ा जाने वाला है और तुम्हारे सारे राज फाश कर देगा, तो तुमने इसे मौत के घाट उतार दिया। तुमने ये भी ना सोचा कि इसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें मौजूदार जैसे लोगों से हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। ये कमी कारी लोग होते हैं, इसीलिए कि इनके मालिकों की खिदमत करते रहें और इनके लिए जान दे दें। वो मालिकों से ज़िंदगी भर इसका मुआवजा वसूल करते रहते हैं और वक्त आने पर अपने मालिकों को ब्लैकमेल करने से भी बाज नहीं आते। मौजूदार भी मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था और सूबा खान नायला से घूरा। इसने तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की थी। तुम नहीं जानती, वो मौजूदार से बड़ा हरामजादा था। शब्बीर दुरानी ने कहा। मैंने इससे सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें मुझसे शादी पर आमादा करने की कोशिश करे, लेकिन वो तुम्हें अपने मलके समझ बैठा। वो तुम्हारी जवानी और हुस्न से कुछ नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता था।
اس نے تو اپنا ذاتی قیدی بنا لیا، لیکن جب تم اس کی قید سے بھاگ نکلی تو اس کے ظلم کی داستان کسی طرح سندھ پولیس کے آئی جی تک پہنچ گئی۔ وہ ظالم آدمی تھا، اس نے اپنے علاقے کے شریف لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ڈاکوؤں سے اس کے تعلقات تھے، بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف آئی جی کو رپورٹیں بھیجی تھی۔ صبح خان کو ملازمت سے معطل کر کے اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ وہ چند روز تک ایک ڈاکو کے ڈیرے پر پہنچ رہا، پھر میرے پاس آ گیا۔ وہ مجھے اور ماجی کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے گڈ نائلہ مسکرا دی۔ میرے سامنے تم نے کم از کم 2 آدمیوں کے قتل کا اعتراف تو کر لیا، لیکن تم دلاور کو صبح خان کے قتل میں پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمہارے اس بیان سے دلاور کی پوزیشن تو واضح ہو گئی۔ دیکھو نائلہ، شبیر درانی نے کہا، دلاور ہی دراصل اس سارے فساد کی جڑ ہے۔ انہی آدمی تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، وہ تمہاری جائیداد پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ بیچ میں نہ کود پڑتا تو ہمارے تعلقات میں اس قدر بگاڑ پیدا نہ ہوتا۔ رائے منصور کے شہر پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے خاندان کو رسوا کیا گیا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اگر تم چاہو تو ہم خاندان کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دے سکتے ہیں۔ دلاور کو میں تم سے زیادہ جانتی ہوں، نائلہ نے کہا۔ وہ نیچ صحیح، اس میں انسانیت ہے۔ وہ انسانی رشتوں کی قدروں کو سمجھتا ہے، وہ اپنی حیثیت کو بھی پہچانتا ہے۔ کئی مواقع ملنے کے باوجود اس نے اپنی حد پار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور تم؟ اچانک ہی مکان کے کسی حصے سے فائر کی آواز گونجی، اس کے ساتھ ایک چیخ بھی سنائی دی۔ نائلہ کو چیخ کی آواز سننے میں دشواری پیش نہیں آئی، یہ دلاور کی چیخ تھی۔ نائلہ اچھل پڑی، اس کا دھیان ایک لمحے کو شبیر کی طرف سے ہٹا۔ اسے باتوں میں لگائے رکھنے کے ساتھ شبیر درانی کسی ایسے ہی موقع کی طاق میں تھا۔ نائلہ کا دھیان جیسے ہی اس کی طرف سے ہٹا، وہ کسی طاقتور اسپرنگ کی طرف نگاہ سے اچھلا۔ اس کے پیر کی ٹھوکر نائلہ کے منہ پر لگی۔ نائلہ چیختی ہوئی پیچھے الٹ گئی، رائفل بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر گر گئی۔ شبیر درانی بڑی پھرتی اس کی رائفل کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن نائلہ غافل نہیں تھی۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلی اور اس نے دونوں پیر شبیر درانی کی گردن کے گر لپیٹ کر پوری قوت سے جھٹکا دیا۔ شبیر درانی کلابازی کھاتا ہوا گرا، لیکن اس نے بھی اٹھنے میں دیر نہیں لگائی۔ نائلہ نے اس پر کھڑی ہتھیلی کا وار کرنا چاہا، مگر شبیر درانی بڑی پھرتی سے نہ صرف اس کا وار روکا بلکہ اس کی کلائی پکڑ کر اس کے بغل میں ایک زوردار کک لگا دی۔ نائلہ کے منہ سے کراسی نکلی۔ شبیر درانی نے ایک اور وار کیا اور پھر نائلہ کے بازو کو زوردار جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ نائلہ صوفے پر گری اور صوفے سے دوسری طرف اٹھ گئی۔ یہ شبیر درانی کے لیے بہترین موقع تھا۔ وہ اگر چاہتا تو رائفل اٹھا کر نائلہ کو بے بس کر کے اپنے پیر چاٹنے میں مجبور کر سکتا تھا، لیکن وہ 2 مرتبہ پہلے نائلہ کے ہاتھ دیکھ چکا تھا، ایک مرتبہ آمو والی حویلی میں اور دوسری مرتبہ اپنی شہر والی کوٹھی میں۔ اس کے دل پر نائلہ کا خوف سمایا ہوا تھا اور اس خوف نے ہی اسے اس وقت راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے رائفل یا نائلہ پر توجہ دینے کے بجائے کھڑکی کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ نائلہ سنبھلتی، شبیر درانی کھڑکی کے باہر پہنچ چکا تھا۔ نائلہ اٹھ کر رائفل کی طرف لپکی، اسی لمحے ایک اور فائر کی آواز سنائی دی۔ اس مرتبہ چیخ دلاور کی نہیں تھی، کسی اور کی تھی۔ نائلہ دروازے کی طرف لپکی، لیکن اسے بڑی پھرتی سے ایک طرف چھلانگ لگا دینی پڑی۔ اگر اسے ایک لمحہ کی بھی تاخیر ہو جاتی تو برآمدے سے چلائی جانے والی پستول کی گولی اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑا سکتی تھی۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا باہر بھاگ گیا تھا۔ نائلہ کمرے سے نکل کر اس کمرے کی طرف دوڑی جہاں سے پہلے فائرنگ اور چیخوں کی آواز سنائی دی تھی۔ دلاور فرش پر پڑا تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بائیں بازو پر کندھے سے ذرا نیچے خون بہہ رہا تھا۔ نائلہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ کیا ہوا؟ یہ خون؟ گولی لگی ہے آپ؟ دلاور بولا۔ آپ اسے دیکھیں نائلہ بیوی۔ اس نے بیڈ کی دوسری طرف اشارہ کیا۔ نائلہ فوراً اس پر متوجہ ہو گئی۔ پلنگ کی دوسری طرف فرش پر ایک آدمی پڑا ہوا تو اس کے سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ اوہ! نائلہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گئی اور اس کی دائیں کلائی پر ہاتھ رکھ دے وہ شخص زندہ تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ تم کون ہو؟ نائلہ بولی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اگر تم سچ بتا دو تمہاری جان بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ادھی اس شخص کے منہ سے کمزور سے آواز نکلی۔ میں جانتا ہوں اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، میرا وقت آ گیا ہے، یہ میرے گناہوں کی سزا جو مجھے ملی ہے، میں مرتے وقت جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تم کون ہو؟ شبیر درانی اور دوسرا آدمی کہاں گئے؟ نائلہ درانی نے پوچھا۔ میرا نام پیرل ہے، میں جبار سائیں کا نوکر ہوں۔ شخص رک رک کر کہہ رہا تھا۔ جبار شریف آدمی تھا، لیکن یہاں آ کر اسے شہر کی ہوا لگ گئی تھی، وہ ڈاکو کے ساتھ مل گیا تھا۔ اس نے کسی ڈاکے میں کبھی خود حصہ نہیں لیا، لیکن ڈاکو کو مرا دیتا تھا۔ وہ لوگ واردات کرنے کے بعد کئی روز یہاں چھپے رہتے تھے اور ڈاکو اپنی لوٹ میں سے حصہ بھی دیتے تھے۔ مجھے بھی حصہ ملتا تھا۔ میں یہاں سے جانا چاہتا تھا، مگر جبار نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں یہاں سے جانے کا خیال بھی دل میں لایا تو وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پیرل کی آواز مزید کمزور ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ ایک دن یہ ہوگا۔ جبار نے تمہارے ساتھی کو گولی ماری تو میں نے جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس بدبخت نے مجھ پر گولی چلا دی۔ بہت اچھا ہوا، مجھ جیسے آدمی کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ وہ لوگ کہاں گئے ہوں گے؟ نائلہ نے پوچھا۔ رئیس شاہ نواز کے بنگلے پر، وہی انہیں پناہ دے سکتا ہے، پیرل نے جواب دیا، اور وہ رک رک کر بول رہا تھا جیسے سانس اکھڑ رہی ہو۔ رئیس شاہ نواز؟ نائلہ نام سن کر چونک گئی۔ یہ ڈیبری والے رئیس کریم بخش کا بیٹا تو نہیں؟ ہاں وہی بدماش۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ نائلہ نے پوچھا۔ اس کی آواز سننے کے لیے کان اس کے ہونٹوں کے قریب کر دیا۔ ڈی سلوا۔ پیرل جملہ پورا نہیں کر سکا، اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ نائلہ درانی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دلاور کی طرف دیکھا۔ شبیر درانی بھاگ گیا۔ دلاور نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں تمہارے بازو کا یہ زخم، گولی گوشت کو چیرتے ہوئی نکل گئی ہے۔ دلاور اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے تو اسے اتنے زخم کھائے کہ اب کسی نئے زخم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اپنی رائفل اٹھاؤ، نکلو یہاں سے، نائلہ نے کہا۔ وہ دونوں تو فرار ہو چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں دھر لیے جائیں۔
दिलावर ने कुर्सी की पुश्त पर पड़ा हुआ सुर्ख रंग का तौलिया उठाकर अपने कंधे पर इस तरह डाल लिया कि इसका बाजू भी छुप गया। फिर इसने राइफल उठाई और नैला के साथ कमरे से बाहर आ गया। नैला आंगन उबूर करते हुए रोनी दरवाजे के करीब रुक गई। बाहर का दरवाजा खुला हुआ, जिसे झांक कर बाहर देखा। हर तरफ सन्नाटा था। हालात कुछ ऐसे थे कि फायरिंग की आवाज सुनकर कोई भी घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दिन की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी और गालिबन कुछ ही देर में सूरज भी तुलू होने वाला था। वो दोनों मकान से निकलकर दौड़ते हुए अपनी कार की जानिब पहुंच गए। दिलावर ने सीट उठाकर राइफल्स के नीचे छुपा दी। इतनी देर में नैला स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट कर चुकी थी। दिलावर के बैठते ही कार एक जबरदस्त झटके से हरकत में आ गई। आसपास की गलियों में सन्नाटा था। गोलियों की आवाज सुनकर कोई भी शख्स घर से बाहर नहीं निकला था। कार मुख्तलिफ गलियों से होते हुए कॉलोनी की मेन रोड पर आ गई और फिर नैला ने कार उस तंग सी सड़क पर मोड़ दी जो सीधी झील की दीवार के साथ साथ होती हुई न्यू टाउन थाने वाले चौराहे पर जा निकलती थी। उस तरफ बसों और दीगर गाड़ियों की आमदनी शुरू हो चुकी। नैला ने कार का रुख सब्जी मंडी की तरफ मोड़ दिया। सब्जी मंडी के करीब एक पुलिस मोबाइल खड़ी थी। कैबिन की छत पर सब मशीन गन फिट थी और पुलिस का एक जवान भी मुस्तैद खड़ा था। वो सड़क पर से गुजरती हुई गाड़ियों को घूर रहा था। हसन स्क्वायर पर भी पुलिस की 2 मोबाइल्स खड़ी थी। पुलिस एहलकार मुस्तैद थे, लेकिन यहाँ भी गाड़ियों को रोका नहीं जा रहा था। नैला बड़े इत्मीनान से अपनी गाड़ी निकाल ले गई। दिलावर पिछली सीट पर नीम दराज था। इसने दाएं हाथ से जख्मी बाजू को जरा ऊपर से दबा रखा था। इसके चेहरे पर कर्ब के आसार नुमाया थे। आधे घंटे बाद नैला अपने बंगले पर पहुंच गई। अंदर गाड़ी रोकते हुए नीचे उतरकर कमरे की तरफ दौड़ी। बाहर का गेट सुल्ताना ने खोला था। नैला को देखकर बदहवास और परेशान सी हो गई और जब इसने दिलावर को गाड़ी से देखा तो उसकी परेशानी में कुछ और इजाफा हो गया। दिलावर के बाजू पर लिपटा हुआ तौलिया भी खून से तर हो चुका था। अरे क्या हुआ? सुल्ताना तेजी इसकी तरफ बढ़ी। कुछ नहीं हुआ सुल्ताना बीबी, गोली लगी। दिलावर ने जवाब दिया। गोली लगी और कह रहे कुछ नहीं हुआ। सुल्ताना ने इसे घूरा और बाजू से पकड़कर ड्राइंग रूम में ले आई। कुछ देर बाद नैला भी फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। इसने बॉक्स मेज पर रख दिया और दिलावर को सोफे पर बिठाकर इसकी कमीज उतारने लगी। नैला बीबी परेशान ना हो, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, दिलावर ने कहा। जख्म छोटा हो या बड़ा, जख्मी होता है, नैला ने कहा और स्पीड से इसका जख्म साफ करने लगी। सुल्ताना करीब खड़ी बड़ी दिलचस्प नजरों से नैला को देख रही थी। दिलावर को तकलीफ में देखकर वो किसी कदर बदहवास हो रही थी। इससे अंदाजा लगाना ज्यादा दुश्वार नहीं था कि इसके दिल में दिलावर के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। स्पीड से जख्म साफ करने के बाद नैला दवा लगाई और ड्रेसिंग करने लगी। इसके चेहरे पर अब किसी कदर अतमानियत सी आ गई थी, क्योंकि गोली गोश्त को चीरती हुई निकल गई थी और जख्म ज्यादा बड़ा नहीं था। इसे तशवीश की कोई बात नहीं थी। शुक्र है गोली गोश्त को चीरती हुई निकल गई, अंदर रह जाती तो परेशानी होती। नैला ने तमाम चीजें फर्स्ट एड बॉक्स में डालकर कहा। ये सिर्फ एक गोली थी, दिलावर ने मुस्कुराते हुए कहा। चंद महीने पहले जब सादिकाबाद के करीब सुबह खान के आदमी ने हमारी गाड़ी पर हमला किया था और वो लोग आपको उठाकर ले गए थे, उस वक्त मुझे 7 गोलियां लगी थी। 7 गोलियां? सुल्ताना ने हैरत की तरफ देखा। इसके बावजूद तुम बच गए? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ सुल्ताना बीबी, दिलावर ने इसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। आदमी इतनी जिंदगी इस दुनिया में गुजारता है जितनी वो लेकर आता है। अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं मार सकती, और अगर मेरा वक्त पूरा हो चुका है तो मैं एक पल के लिए भी ज्यादा सांस नहीं ले सकता। चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर नैला की तरफ देखते हुए कहने लगा। उस वक्त मुझे बहुत अफसोस इस बात का हुआ था कि मैं नैला बीबी को नहीं बचा सका था और ना ही रोशन और इसके बेटे की कोई मदद कर सका था। वो दोनों छलनी हो गए थे। लातार गोलियां लगी थी इनके जिस्मों में। इन माँ बेटे की मौत मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। नैला खामोश बैठी अजीब सी नजरों से इसकी तरफ देख रही थी। तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? अपनी जान की बाजी क्यों लगाए हुए हो? सुल्ताना ने पूछा। नैला बीबी के लिए जी, दिलावर के मुंह से बेख्तियार निकला। सुल्ताना के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने नैला की तरफ देखा। वो पलक झपके बगैर दिलावर की तरफ देख रही थी। कहाँ चली गई? सुल्ताना ने मुस्कुराते उसकी आंखों के सामने हाथ ले रहा है। ओ कुछ नहीं। नैला दुरानी जैसे एकदम चौंक गई। हकीकत ये थी कि वो दिलावर के बारे में सोच रही थी। दिलावर, जिसे राय मंसूर ने इसका बॉडीगार्ड मुकर्रर किया था। इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं था। इन दोनों की मुआशी और समाजी हैसियतों में भी फासले हायल थे। कोई बराबरी नहीं थी इनमें। दिलावर इसका ज़रख़रीद गुलाम भी नहीं था, लेकिन इसने कई मरतबा नैला के लिए जान की बाजी लगा दी थी। कई मरतबा मौत के मुंह में छलांग लगाई थी। आखिरी मरतबा सुबह खान के आदमी से अगवा करने के लिए जब गाड़ी पर हमला किया था, इसने दिलावर को कई गोलियां खाकर गिरते देखा था। वो तो चंद रोज पहले तक यही समझती रही थी कि दिलावर मर चुका होगा, लेकिन राजस्थान से वापस आने के बाद जब इसने टेलीफोन पर राय मंसूर से बात की तो इसे पता चला कि दिलावर जिंदा है। वो इस वक्त शदीद जख्मी हुआ था और राय मंसूर ने बताया था कि वो पूरी तरह ठीक हुए बगैर इसकी तलाश में सिंध के गोठों में भटकता रहा। नैला एक बार फिर गहरी सोच में गर्क हो गई। आखिर दिलावर को कैसा लगाव था इससे? उसके अपनी जान हथेली के लिए फिर रहा था। वो इसका साथ छोड़ क्यों नहीं देता? कहीं और जाकर आराम और सुकून की जिंदगी बसर क्यों नहीं करता? लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि वो खुद दिलावर का ख्याल दिल में क्यों बसाए हुए है? हर वक्त इसके बारे में क्यों सोचती रहती है? दिलावर का ख्याल तो इस वक्त इसके दिल से नहीं निकला था जब वो राजस्थान की कैद में जिंदगी के कठिन तरीन लम्हात गुजार रही थी। उसकी तकलीफ पर इस तरह क्यों तड़प उठती है? दिलावर के तसव्वुर ने इसके दिल में गुदगुदी क्यों होने लगती है? उसके पूरे जिस्म में सनसनी की लहरें क्यों मचने लगती हैं? क्या सोच रही हो नैला बीबी? दिलावर की आवाज़ सुनकर एक बार फिर चौंक गई। इसने इधर उधर देखा, सुल्ताना वहाँ नहीं थी। वो शायद जानबूझकर वहाँ से खिसक गई थी। कुछ नहीं दिलावर, नैला ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं सोच रही हूँ कि ये सब कुछ कब खत्म होगा, हम सुख का सांस कब लेंगे? सब ठीक हो जाएगा नैला बीबी, दिलावर ने कहते उसका हाथ पकड़ लिया। मैं जो हूँ आपके साथ, जब तक मैं जिंदा हूँ आप पर आँच नहीं आने दूंगा।
दिलावर ने पहले भी कई मरतबा भागदौड़ में उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन नायला ने ऐसी कैफियत कभी महसूस नहीं की थी। इस वक्त भी दिलावर के हाथ के लम्स से इसे अपने पूरे जिस्म में सनसनी के क्लैर से दौड़ती हुई महसूस होने लगी। इसने दिलावर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। हल्के के कदमों की आहट सुनकर दोनों चौंक गए। नायला ने जल्दी अपना हाथ दिलावर के हाथ से खींच लिया और संभल कर बैठ गई। इसी लम्हा सुल्ताना ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई। वो चाय बनाकर लाई थी। इसने एक एक कप इन दोनों के सामने रख दिया और खुद उठा लिया। क्या फैसला कि तुम लोगों ने? सुल्ताना ने चाय की चुस्की लेते हुए बारी बारी इन दोनों की तरफ देखा। क्या मतलब, कैसा फैसला? नायला से घूरा। मैं तुम लोगों की ज़िंदगी के फैसले बारे में नहीं पूछ रही, सुल्ताना मुस्कुराते हुए कहा। इन दोनों की ज़िंदगी के फैसले में पूछ रही हूँ जो इस कमरे में बंधे पड़े हैं। मैं इन मस्टंडों को पका पका कर नहीं खिला सकती। ओह नहीं, मैं तो इन्हें भूल ही गई थी, नायला जैसे चौंकते हुए कहा। अभी इनकी खबर लेते हैं। नायला दिलावर के ख्यालात में खोकर बशीर मल्ला उसके साथी को वाकई भूल गई थी। चाय पीने के बाद वो सोफे से उठ गई। तुम्हारा मौलवी अब्दुल कुद्दूस कहाँ है? नायला ने पूछा। अब इसे मौलवी नहीं कह सकती, सुल्तान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो देखो कैसा लग रहा है अब्दुल कुद्दूस। इसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। इसी लम्हा अब्दुल कुद्दूस अंदर दाखिल हुआ। नायला से देखकर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी। अब्दुल कुद्दूस जाइब से अभी अभी शेव करके आया था। इसने बेतरतीब मूछें भी साफ कर दी थी। इस हालत में वाकई बड़ा स्मार्ट लग रहा था। तो गोया तुम दोनों ने फैसला कर लिया? नायला मुस्कुराती नजर से सुल्ताना की तरफ देखा। कैसा फैसला? सुल्ताना ने से घूरा। कुछ नहीं, बाद में बात करूंगी, नायला ने कहा। दिलावर की तरफ देखते हुए बोली, आओ दिलावर, जरा इन दोनों की खबर भी ले। वो दोनों उस कमरे में आ गए जहाँ बशीर मल्ला उसका साथी खानू बने हुए थे। अरे अद्दी, बशीर मल्ला नाला को देखते हुए बोला। अरे बाबा, हम लोगों को कोई चाय शाय पिलाओ या ऐसे ही भूखे पड़े रहेंगे? तुम्हें भूखा तो नहीं रहने देंगे, नायला ने जवाब दिया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुमने मुझे अद्दी कहा है और ये अल्फाज मर्द के मुँह से निकले। अद्दी, बशीर मल्ला ने इसकी बात काट दी। हम सिंधी लोग जब किसी लड़की को बहन कहते हैं तो उसे बहन ही समझते हैं, जान दे देते हैं, बहन की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देते। कभी वक्त आए तो आजमा लेना। ओह लेकिन शायद तुम भूल गए, इस वक्त तुम्हारी कैद में हो और तुम्हारे हाथों से बहुत से बेगुनाह मारे जा चुके हैं, नायला ने कहा। जानता हूँ अद्दी, बशीर मल्ला ने कहा। मैंने तुम्हें अद्दी इसलिए नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो। मैंने एक नहीं बहुत से जराइम किए हैं और मुझे इन जराइम की सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए तो मैंने राती को कहा था कि मुझे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस के हवाले ही तो किया जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ कि डी सलवा कौन है? नायला के चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। डी सलवा, ये क्या चीज़ है अद्दी? बशीर मल्ला ने हारिस की तरफ देखा। किसी आदमी का नाम है, नायला ने कहा। मैंने आज पीएबी कॉलोनी में तुम्हारे दोस्त जब्बार के मकान पर छापा मारा था। शबीर दोनों जब्बार भाग निकलने में कामयाब हो गए। जब्बार ने ना सिर्फ मेरे साथी को गोली मारकर जख्मी कर दिया बल्कि अपने नौकर को भी गोली मार दी। वो मर गया, लेकिन मरने से पहले इसने पूछा कि वो कहाँ जा सकते हैं। जिसके मुँह से सिर्फ डी सलवा का लफ्ज़ निकला था। वो बात पूरी करने से पहले ही ख़त्म हो गया। मैं जानना चाहती हूँ कि डी सलवा कौन है? ओह समझ गया, बशीर मल्ला ने कहा। डी सलवा किसी आदमी का नाम नहीं, यह एक इलाका है डी सलवा टाउन। अब तो इसका नाम बदल दिया गया है, इकबाल टाउन कहलाता है, लेकिन बहुत से लोग अभी से डी सलवा टाउन ही बोलते हैं। लेकिन वहाँ कौन है? किसका नाम बताया इसने? रईस शाहनवाज को जानते हो? नायला ने पूछा। रईस शाहनवाज, वो डब्लू वाला? बशीर मल्ला ने कहा। इसे कौन नहीं जानता, तो डाकू का डाकू है। मैं अभी इससे चोट खाया हुआ हूँ, लेकिन अफसोस है कि वो आज तक मेरे हाथ नहीं लगा। कई साल पहले एक मरतबा मेरे जाल में फंसा भी था, जिसके बाप की वजह से छोड़ दिया गया। बहुत शरीफ आदमी इसका बाप। दौलतमंदों में ऐसे शरीफ आदमी कम ही होते हैं। रईस करीम बख्श वाकई बहुत शरीफ आदमी है, नायला ने कहा। तब तुम इसे जानती हो? बशीर मल्ला ने हैरत से देखा। बहुत अच्छी तरह, नायला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम ये बताओ कि डी सलवा टाउन में कौन है? मेरा मतलब है रईस शाहनवाज का वहाँ अपना मकान है या किसी और के पास रहता है? इसका अपना तो कोई ठिकाना नहीं है दी, लेकिन चंद रोज़ पहले मुझे ही पता चला था कि कराची आया हुआ है। पहले वो सोसाइटी अपनी किसी दोस्त के पास था, फिर पता चला कि वहाँ से भागकर सजावल के पास चला गया। मेरा ख्याल है डी सलवा में सजावल ही का मकान होगा, लेकिन मैंने वो मकान देखा नहीं। मगर अद्दी, तुम जैसे लोग तो आसानी से ऐसे लोगों को पता चला सकते हो। शब्बी दुरानी पाताल में भी चला जाए तो उसे ढूंढ निकालूंगी, नायला ने कहा। अद्दी, बशीर मल्ला ने इससे देखते हुए बोला। हमें कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर पुलिस के हवाले कर दो। वहाँ हाथ पैर तो खुले रहेंगे। हाँ ठीक है, नायला ने कहा। दिलावर को इशारा करते हुए कमरे से बाहर आ गई। 1 घंटे बाद बशीर मल्ला और उसके साथी को नाश्ता वगैरह करवा दिया गया। फिर नायला अपने इलाके के पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। SHO साहिब तशरीफ रखते हैं? नायला ने दूसरी आवाज़ सुनकर कहा। जी बैठे हैं, आप कौन? दूसरी तरफ से पूछा। वो मुझे नहीं जानती, मेरी बात करवाइए, नायला ने कहा। जनाब मैंने खामोशी रही, भी रिसीवर पर SHO की आवाज़ सुनाई दी। मैं वही पुलिस वाला लड़की बोल रही हूँ, SHO साहिब, नायला ने इसकी आवाज़ सुनकर कहा। बशीर मल्ला का नाम सुना है कभी आपने? ओह आप? SHO बोला। बशीर मल्ला सिंध का बदनाम डाकू, इसके सर की 15 लाख कीमत मुकर्रर है। लेकिन आप, अगर बशीर मल्ला आपके हाथों गिरफ्तार हो जाए तो? नायला ने इसकी बात काट दी। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ? SHO ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। कभी कभी किस्मत की देवी मेहरबानी भी हो जाती है, नायला ने कहा। आप थाने में ही रहिए, मैं बाद में आपसे बात करूंगी। इसने फ़ोन बंद कर बशीर मल्ला वाले कमरे में जाकर बताया कि कुछ देर बाद इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मुझे पुलिस के हवाले करने से पहले मेरी एक दरख्वास्त है। बशीर मल्ला बोला। क्या? नायला ने सवाली निगाहों से इसकी तरफ देखा। मैं मान जन के एक वडेरे से बात करना चाहता हूँ, टेलीफोन पर कॉल बुक करानी पड़ेगी। बशीर मल्ला ने कहा। कौन है वो? नायला ने सवाली निगाहों से इसकी तरफ देखा।
वो हमें अपनी हवेली में पनाह दिया करता था। इस वक्त भी 3 यरगमाल इसकी तहवील में है। इन्हें तावान के लिए अगवा किया गया था। अब मैं चाहता हूँ कि इन्हें छोड़ दिया जाए। गोया वो भी तुम्हारा साथी है, नायला ने कहा। इसे सजा से तो नहीं बचना चाहिए। तुम पुलिस वालों को इसके बारे में बता देना, पुलिस इन यरगमालियों को छुड़वा लेगी। हाँ ये भी ठीक है, बशीर मल्ला ने गहरा सांस लेते हुए कहा। नायला ने दोबारा ड्राइंग रूम में आकर टेलीफोन पर पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। कॉल फौरन रिसीव कर ली गई। SHO पुलिस स्टेशन। पुलिसवार लड़की नायला ने कहा, आप एक मोबाइल लेकर आधे घंटे में अबुल हसन अस्फानी रोड पर गैस ट्रांसमिशन के मरकजी गेट से कुछ आगे पहुंच जाए। बशीर मल्ला और उसका एक साथी आपकी तहवील में दे दिया जाएगा, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि इसकी गिरफ्तारी को जाली पुलिस मुकाबला जाहिर नहीं किया जाएगा कि अखबारात में ये खबर शाया होनी चाहिए कि बशीर मल्ला ने ताइब होकर अपने आप को कानून के हवाले किया है। आप मुतमईन रहिए, SHO ने जवाब दिया। अब जैसा चाहता ही वैसा ही होगा। ठीक है, आप आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाइए। कैदी आप तक पहुँच जाएंगे, लेकिन इन कैदियों को लाने वालों से कोई सवाल जवाब नहीं होगा, नायला ने कहा। आप मुतमईन रहिए, अब इनसे कुछ नहीं पूछेंगे, SHO ने जवाब दिया। नायला ने मजीद कुछ कहे, रिसीवर रख दिया। कुछ ही देर बाद उन्होंने बशीर मल्ला और खानू को कमरे से निकाला। इनके हाथ पैर खोल दिए गए थे, मगर हाथ पुष्ट पर बंधे रहने दिए थे। इन दोनों को कार की पीछे सीट पर डाल दिया गया। दिलावर और अब्दुल कुद्दूस भी इनके साथ फंसकर बैठ गए। सुल्ताना नायला के साथ अगली सीट पर बैठ गई थी। नायला गाड़ी को मुख्तलिफ गलियों में घुमाते हुए सिटी स्कूल के करीब अबुल हसन अस्फानी रोड पर निकल आई। यह डबल रोड के दरमियान में क्यारी सी बनी हुई थी, जिसमें खोदरो झाड़ू ने कब्जा जमा रखा था। सामने वाले हिस्से पर जाने के लिए नायला गाड़ी को बाईं तरफ मोड़नी पड़ी। तकरीबन 30 गज आगे ट्रैफिक आइलैंड में कट देखकर इसने गाड़ी को दूसरी सड़क पर दाईं तरफ घुमा दिया और सामने की तरफ देखने लगी। गैस ट्रांसमिशन के दफ्तर के मरकजी गेट के तकरीबन 16 गज आगे पुलिस की एक मोबाइल खड़ी थी। 5 पुलिस वाले राइफलें संभाले वहां से गुजरने वाले हर गाड़ी को देख रहे थे। 2 पुलिस वाले सड़क की दूसरी तरफ भी खड़े थे। नायला ने पुलिस मोबाइल के पीछे गाड़ी रोक। ये वही जगह थी जहाँ पहले भी 2 दहशतगर्दों को पीली कार में छोड़कर झाड़ियों में फरार हुई थी। इस वक्त अब्दुल कुद्दूस भी इसके साथ। गाड़ी रुकते ही पुलिस वाले मुस्तैद हो गए। उन्होंने राइफल इस तरह संभाली जैसे कुछ करने का इरादा रखते हो। इसी वक्त SHO मोबाइल से उतरकर गाड़ी के करीब आ गया। इसके हाथ में मोबाइल फोन और कंधे पर 3 स्टार थे, जिनसे जाहिर होता था कि वो इंस्पेक्टर है। नायला गाड़ी का इंजन बंद करके नीचे उतरा। दूसरी तरफ सुल्ताना भी आ गई थी। इस वक्त सुबह के तकरीबन 10 बजे थे। सड़क का ट्रैफिक रवां था। वहां से गाड़ियों के गुजरने वाले लोग बड़ी हैरत से इनकी तरफ देख रहे थे। मुसल्लह पुलिस वालों ने अब नायला की गाड़ी को पूरी तरह घेरे में ले लिया था। हेलो इंस्पेक्टर, नायला ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। पहले मैंने सोचा था कि किसी और को भेज दूं, लेकिन मुझे खुद आना पड़ा। आपको ये जगह याद है? नायला ने इधर उधर देखा। इसी जगह 2 दहशतगर्द ड्रामाई अंदाज में पुलिस की तहवील में दे दिए गए थे। उस वक्त मैं तो नहीं था। ये हेड कांस्टेबल इस पार्टी में शामिल था और इसने आपको पुलिसरार औरत का नाम दिया था। इंस्पेक्टर ने करीब खड़े हेड कांस्टेबल की तरफ इशारा किया। और आपको गुफ्तगू भी याद होगी थोड़ी देर पहले मेरे और आपके दरमियान फोन पर हुई? नायला ने कहा। अच्छी तरह याद है, इंस्पेक्टर ने कार की पीछे सीट की तरफ देखते हुए कहा। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, वैसे ही होगा जैसा आपने कहा था। इस दौरान दिलावर और अब्दुल कुद्दूस भी गाड़ी से उतर आए। दिलावर का बाजू गर्दन में पड़ी हुई स्लिंग में लटका हुआ था। ठीक है, आपने तहवील में ले ले, नायला ने कहा। दिलावर ने कार का दरवाजा खोल दिया। बशीर मल्ला और खानू को बाहर निकाल लिया। ये बशीर मल्ला है, नायला ने इशारा किया। ये आपको और भी कुछ बताएगा। चंद इंसानों की जिंदगी खतरे में, इन्हें बचाना आपके महकमे का फर्ज है। और बशीर मल्ला की तरफ घूम गई। बशीर मल्ला, तुम एक बहादुर आदमी हो। तुम जैसे आदमी का अपने आप को सरेंडर कर देना बिलाशुबा बहादुरी की बात है। हो सकता है कानून तुम्हारे साथ कुछ रायत भी कर दे। मैं जानता हूँ मुझे मौत से कम सजा नहीं होगी थी। बशीर मल्ला ने कहा। मेरे लिए दुआ करना, खुदा मुझे माफ़ करे। काश तुम वाकई मेरी बहन होती, मेरा सर फख्र से तन जाता। लेकिन अब मैं भी खुश हूँ। खुदा किसी को बेटी और बहन दे दो वो तुम जैसी हो। दिलावर, तुम खुशकिस्मत होकर तुम्हें। इन्हें ले जाइए इंस्पेक्टर। नायला ने जल्दी से बशीर मल्ला की बात काट दी। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, इंस्पेक्टर ने कहा। ये आपके हाथ कैसे लगा? इसकी तफसील भी बशीर मल्ला आपको बता देगा, नायला ने जवाब दिया। क्या आप से फिर जरूर? नायला ने इंस्पेक्टर की बात काट दी। उसका मतलब समझ लीजिए, हम चारों किसी दिन इत्तला के बगैर आपके घर आ जाएंगे और खाना खाएंगे। शुक्रिया, इंस्पेक्टर ने कहा। और उसने दिलावर और अब्दुल कुद्दूस से हाथ मिलाया। बड़े अकीदतमंदाना निगाहों से नायला और सुल्ताना की तरफ देखा और फिर कांस्टेबलों की तरफ देखा। कांस्टेबलों ने बशीर मल्ला उसके साथी को पकड़कर मोबाइल में बिठा कर खुद भी सवार हो गए। इंस्पेक्टर भी मोबाइल में बैठ चुका था। मोबाइल हरकत में आकर तेजी से आगे निकल गई। वो लोग कुछ देर वहाँ खड़े रहे, फिर गाड़ी में बैठ गए। मेरा ख्याल है थोड़ी सी तफरीह न की जाए। सुल्तान ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। क्या मतलब? नायला ने से घूरा। भाई मेरा मतलब है दिलावर पहली मरतबा कराची आया है, इसे कुछ सैर करवाई जाए। सफारी पार्क सामने ही तो है, क्यों ना लगे हाथों सफारी पार्क ही घूम लिया जाए। सुल्ताना ने कहा। चलो आज तुम्हारा मशवरा भी मान लेती हूँ, नायला ने कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद सफारी पार्क में मौजूद थे। झील के करीब से घूमते हुए पहली पहाड़ी पर चढ़ गए। दूसरी तरफ उतरकर तवील चक्कर काटते हुए दूसरी पहाड़ी पर आ गए। यहाँ हवा कुछ तेज थी। वो लोग उस सबसे ऊपर आ गए। इस पहाड़ी से एयरपोर्ट साफ नजर आ रहा था। वो लोग देर तक वहाँ खड़े जहाज़ों को उतरते चढ़ते देखते रहे। फिर वापस आ रहे थे कि सुल्ताना को जैसे कुछ याद आया। बोली, अरे गजब हो गया। क्या हुआ? नायला ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो दिलावर का दोस्त बक्की, वो तो अपने कमरे में ही सोया रहा। सुल्ताना बोली,
वो इस वक्त भी सो रहा होगा। दिलावर ने कहा, इसे अगर जगाया न जाए तो सारा दिन सोता रहेगा। वैसे कमरे को बाहर से ताला तो नहीं लगाया था? तमाम कमरों के ताले खटके वाले हैं, दरवाज़ा बंद होते ही लॉक हो जाता है। बाहर से खोलने के लिए तो चाबी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अंदर से चाबी की जरूरत नहीं पड़ती, नाप हटाकर खोला जा सकता है। फिर खैर है, दिलावर ने कहा, अगर वो जाग भी गया तो किचन में आकर कुछ खा लेगा, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो देर तक सफारी पार्क में टहलते रहे। जब वहाँ से निकले तो 1 बजने वाला था। वहाँ से वो सीधे घर वापस आए। दिलावर का कहना दुरुस्त साबित हुआ था, बक्की अभी तक अपने कमरे में सो रहा था। इसे दिलावर ही ने झिझोड़कर जगाया। दोपहर का खाना खाने के बाद दिलावर ड्राइंग रूम में सोफे पर लेटे लेटे सो गया। नैला भी अपने कमरे में जाकर सो गई। 5 बजे दिलावर की आंख खुल गई। सुल्ताना सामने वाले सोफे पर नींबूबाज को डाइजेस्ट पड़ रही थी। सब लोग कहाँ हैं? दिलावर ने घर में खामोशी को महसूस करते हुए कहा। नायला अपने कमरे में सो रही है और अब्दुल कुद्दूस और बक्की जिसको बेकरी गए हैं नाश्ता लेने के लिए। सुल्ताना ने जवाब दिया। नाश्ता? इस वक्त? दिलावर के लहजे में हैरत थी। ये कराची है, यहाँ शाम को भी नाश्ता किया जाता है, सुल्ताना ने कहा। फिर दिलावर के चेहरे पर नजर जमाते हुए बोली, एक बात पूछूं दिलावर? जी पूछे, दिलावर बोला। ये नायला तुम्हें कैसी लगती है? सुल्ताना ने पूछा। दिलावर का चेहरा एकदम मुतगय्यर हो गया। इसका दिल एक बार की धड़क उठा। क्या सुल्ताना ने इसकी किसी बात से इसके दिल का राज जान लिया था? अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते मध्यम लहजे में बोला, बहुत अच्छी हैं जी, बहुत नेक और बहुत। मैंने पूछा था तुम्हें कैसी लगती है? सुल्ताना ने इसे घूरा। सुल्ताना बीबी, दिलावर ने जवाब दिया। जिन मायनों में आप पूछ रही हैं, अगर मैं कुछ कहूँ तो ये मेरी बददियांती होगी। मैंने नायला बीबी का नमक खाया है। मैं नमक हराम नहीं हूँ कि इनकी या अपनी हैसियत को नजरअंदाज कर दूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि। बस, सुल्तान इसकी बात काटते मुस्कुराई। मैं यही जानना चाहती थी। जी क्या? मैंने तो कोई बात नहीं की। दिलावर बौखला गया। ठीक इसी लम्हा बाहर की घंटी बजी। जाओ दरवाजा खोलो, बक्की और अब्दुल कुद्दूस आए होंगे, सुल्ताना ने कहा। दिलावर अजीब सी नजरों से इसके देखता हुआ बाहर चला गया। वो बक्की और अब्दुल कुद्दूस ही थे। दोनों ने एक एक शॉपिंग बैग उठा रखा था जो उन्होंने ड्राइंग रूम में दाखिल होकर मेज पर रख दिए। दिलावर, जानते हो आज हमने क्या प्रोग्राम बनाया है? अब्दुल कुद्दूस ने कहा। क्या? दिलावर ने सवालिया निगाहों से इसके देखा। चाय पीने के बाद हम सब क्लिफ्टन चलेंगे। समंदर का किनारा, गीली रेत पर दौड़ते हुए बच्चे, जगमगाती हुई रोशनियां, झूले, चीखते चिल्लाते लोग, बड़ी रौनक होती है वहाँ। अब्दुल कुद्दूस बच्चों की तरह से क्लिफ्टन के बारे में बता रहा था। अभी तो हम समंदर देखेंगे भाई, झूले तुम झूल लेना, बक्की ने इसके खामोश होने पर कहा। इसी दौरान नायला भी आ गई। सुल्ताना चाय बनाकर ले आई। इसने बिस्किट, केक पीस और दीगर लवाजमात प्लेटों में सजा दिए और फिर 6:30 बजे के लगभग वो गाड़ी में लदकर क्लिफ्टन रवाना हो गए। गाड़ी सुल्ताना चला रही थी। सबसे पहले इन्हें साहिल समंदर पर ले गई। अभी दिन की रोशनी बाकी थी। पुश्ते के नीचे गिली रेत पर बच्चे ही नहीं, बूढ़े और जवान भी एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे, मचलती लहरों से खेल रहे थे, घूंगे और सीपियां जमा कर रहे थे। अब्दुल कुद्दूस ने भी जबरदस्ती पुश्ते से नीचे उतार ले गया। वो कुछ देर तक तो गिली रेत पर आराम से चलते रहे। फिर अब्दुल कुद्दूस ने शरारतें शुरू कर दी और फिर वो सब वक्ती तौर पर सब कुछ भूल गए। वो सिर्फ ये जानते थे कि यहाँ तफरी करने आए हैं। अंधेरा फैलने के काफी देर बाद वो फिनलैंड में आ गए। दिलावर की आंखें खुली की खुली रह गई। जगमगाती रंग बिरंगी रोशनी का एक सैलाब था जो चारों तरफ से उमड़ा पड़ रहा था। यह लोग तफरी के लिए ऐसी ऐसी चीजें थी जिन्हें दिलावर ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। गुज़श्ता 2-4 रोज से शहर के हालात कुछ बेहतर थे, जिसकी वजह से तफरी गाहों में रौनक भी लौट आई थी। सुल्ताना ने अब्दुल कुद्दूस की तरफ झुककर इसके कान में सरगोशी की और वो चुपके से जाकर मोनो रेल के 5 टिकट ले आया। नहीं भाई, मैं इस शैतानी चरख पर नहीं बैठूंगा, बक्की ने कहा। वो रेल को चलते हुए देख चुका था। पटरी जमीन की सतह से कई फीट ऊपर थी। इस मुख्तसर जगह में पटरी में कई खतरनाक मोड़ थे, कभी एकदम ऊपर और कभी एकदम नीचे। रेल की रफ्तार बहुत तेज थी और उसे बैठते हुए लोगों की चीखें सुन चुका था। कैसे नहीं बैठोगे, हम तो तुम्हें बांध कर डाल देंगे, अब्दुल कुद्दूस ने कहा और बक्की को खींचकर एक गैरेज में बिठा दिया। वह एक आदमी पहले से बैठा हुआ था। भाई साहिब, इन्हें जरा समझा दें कि सेफ्टी बेल्ट किस तरह बांधना है और अपने आप को गिरने से कैसे बचाना है। फिर वो दिलावर और नैला की तरफ देखने लगी। तशरीफ लाइए, ये कैरेज खाली है। नैला ने दिलावर की तरफ देखा और फिर कैरेज में बैठ गई। दिलावर भी इसके साथ बैठ गया। हर कैरेज में सिर्फ 2 अफराद के लिए था। इसके पीछे वाले कैरेज में सुल्तान और अब्दुल कुद्दूस बैठ गए। एक अटेंडेंट हर कैरेज के पास जाकर लोगों को बता रहा था कि चमड़े की सेफ्टी बेल्ट कैसे बांधने हैं और लोहे की सेफ्टी राड कैसे लगाने हैं। चंद सेकंड बाद इलेक्ट्रिक रेल हरकत पे आ गई। चलने के फौरन बाद इसकी रफ्तार एकदम तेज हो गई। नैलो दिलावर सामने वाले सेफ्टी राड को मजबूती से पकड़ रखा था। रेल जब एकदम ऊपर गई तो दिलावर को यूं लगा जैसे वो कैरेज से बाहर निकलकर हवा में उड़ता हुआ कहीं दूर जा गिरेगा, लेकिन चमड़े के सेफ्टी बेल्ट से जकड़ रखा था। और जब ब्रेक अचानक ही तेजी से बाईं तरफ झुकी तो इसके साथ वाली सीट पर बैठे हुए नैला के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वो दिलावर पर झुक गई। इसका सर दिलावर के सीने पर टिक गया और इसका एक बाजू दिलावर के गिर लपेट लिया था। दिलावर ने अपने एक हाथ इसके कंधे पर रखा, उस सख्ती अपने साथ लिपटा लिया। रेल की रफ्तार अचानक ही कम होने लगी और फिर वो रुक गई। इसका कैरेज प्लेटफॉर्म के किसी कदर पीछे था, लेकिन नीचे खड़े हुए लोग इन्हें देख रहे थे। नैला भी दिलावर से लिपटी हुई थी और दिलावर का हाथ अब भी इसकी पुश्त पर था। टिकट खत्म, पैसा हाजिर। सुल्ताना की आवाज़ सुनकर दोनों जैसे होश में आ गए। दिलावर जल्दी से अपना हाथ उठा लिया और नैला भी सीधी होकर बदहवासी नजरों से इधर उधर देखने लगी। नीचे खड़े हुए बहुत से लोगों को अपनी तरफ देखते पाकर इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इसे दिलावर की तरफ देखा और अपना सेफ्टी बेल्ट खोलने लगी। दिलावर की कैफियत भी कुछ अजीब सी थी। ऐसे कई मौके आए थे जब वो नैला के बहुत करीब आ गया था। एक मरतबा दुश्मन से बचाने के लिए नैला को घोड़े पर लेकर भागा था।
नैला घोड़े पर इसके पीछे बैठी थी। इसने दोनों हाथ दिलावर के गिर लपेट रखे थे और उसके साथ चिपकी हुई थी, लेकिन इस वक्त दिलावर ने ऐसी कैफियत महसूस नहीं की थी। दिलावर ने कैरिज से उतरकर नैला को सहारा देने की उसका हाथ बढ़ा दिया। नैला एक लम्हे को झिझकी, फिर इसने दिलावर का हाथ थाम लिया, नीचे उतर आई। इसकी नजरें झुकी हुई थी। सुल्तान और अब्दुल कुद्दूस भी उतर आए थे। कैसा रहा मोनोरेल का ये ट्रिप? सुल्तान ने नैला की तरफ देखते हुए सरगोशी की। तो तुम्हारी शरारत थी, तुम्हें घर जाकर समझूंगी। नैला ने इसे घूरा। अरे वाह, सुल्ताना तुनक्कर बोली। क्या ये मैंने कहा था कि इसके सीने पर सर टिकाकर इसे लिपट जाना? बंद करो बकवास, नैला ने इसे डांट दिया। दिमाग घूम रहा है मेरा। तो फिर हो जाए कोल्ड ड्रिंक, सुल्ताना ने कहा। दिलावर बक्की और अब्दुल कुद्दूस इनसे जरा आगे चल रहे थे, इसलिए उनकी बातें नहीं सुन सके थे। दिलावर बक्की और अब्दुल कुद्दूस इनसे जरा आगे चल रहे थे, इसलिए उनकी बातें नहीं सुन सके थे। एक स्टॉल पर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स पी और चलते हुए एक्वेरियम में आ गए। माई खाने में समुद्री मखलूकात देखकर दिलावर हैरान हो रहा था। बक्की सुल्तान और अब्दुल कुद्दूस के साथ था और दिलावर नैला के साथ। नैला हर खाने पर लगा हुआ कागज पढ़कर दिलावर को बता रही थी कि ये कौन सी मछली और कहाँ पाई जाती है। जब एक्वेरियम से निकले तो 10 बजने वाले थे। फिनलैंड की रौनक में भी कोई फर्क नहीं आया था। लोग फिनलैंड से निकलकर इस पिछली सड़क पर आ गए जहाँ इनकी गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी में बैठ गए। स्टीयरिंग के सामने इस मरतबा भी सुल्ताना ही थी। गाड़ी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के गिर्द से घूमती मेन रोड पर आ गई, लेकिन उनमें से कोई भी ये जान नहीं सका था कि एक गाड़ी इनके पीछे लग चुकी है। इस गाड़ी के स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ आदमी दरअसल साहिल से इनके पीछे लगा हुआ था और इसने एक लम्हा को भी इनको निगाहों से ओझल नहीं होने दिया था और अब भी बड़ी कामयाबी से इनका ताक़ुब कर रहा था। सुल्ताना मुतवस्सित रफ्तार से कार चला रही थी। वो सब बातें कर रहे थे और जब गाड़ी कहकशां में एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी तो वो इस वक्त भी नहीं जान सके थे कि इनके पीछे वाली गाड़ी भी इनसे कुछ फासले पर रुक चुकी थी और इसमें बैठा हुआ आदमी बड़े गौर से इनकी तरफ देख रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, नैला दुरानी उनके दोस्तों का ताक़ुब करने वाला पुरस्कार आदमी कौन था, ये हम बताएंगे आपको अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।